हमारे इस चक्कर में काम आएंगी। तो हमने ये पढ़ा था सर, हम बात कर रहे थे डिविडेंड की। बेटा डिविडेंड में आपके सामने दो प्रकार के शेयर, डिविडेंड पहले तो क्या था सर, डिविडेंड का रिटर्न टू शेयर होल्डर, ये हम पैसा वापस देते हैं हमारे शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक इक्विटी होता है और एक हमारे पास प्रेफरेंस वाले होते हैं। सर इनका रेट भी फिक्स होता है, ऑलरेडी फिक्स होता है कितने रेट पर देना है, और इनको पेमेंट बेटा करना कंपलसरी होता है, इनको आपको पेमेंट करना ही होता है। तो इनके लिए कोई डिसीजन बचा ही नहीं, तो इनको हम अपने चैप्टर में या अपने इस पार्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। होते तो ये भी शेयर होल्डर, बट इनका रेट और इनका पेमेंट कंपलसरी होता है, पहले से तय होता है, तो दिमाग नहीं लगाना। इक्विटी के केस में अगर हम बात करें तो पेमेंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है और रेट भी वेरिएबल होता है, हर बार बदलता रहता है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे कोर्स में जो मेनली पढ़ना है वो इक्विटी के लिए पढ़ना है। फिर हमने कहा था अल्टीमेटली इक्विटी का ऑब्जेक्टिव क्या था सर, इक्विटी का ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमने कहा था हमारे पास दो तरीके के लोग होंगे जिनके साथ हमें डिस्कशन या चर्चा करनी है। तो हमने कहा था हमारे कोर्स में डिविडेंड पॉलिसी बेटा दो तरीके की है, एक जिनको हम बोलते हैं रेलिवेंट और एक जिनको हम बोलते हैं इररेलेवेंट। अब ये रेलिवेंट और इररेलेवेंट क्या होता है सर, रेलिवेंट वालों ने बोला था इट अफेक्ट मार्केट वैल्यू, भाई इसकी वजह से मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट आता है, जबकि इन्होंने कहा था चल पड़े ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ये कहते हैं भैया, इन्वेस्टर कहता है आज मिले तो बढ़िया, फ्यूचर के वादे नहीं चाहिए। सो मतलब डिविडेंड टुडे इज बेटर, भाई जो आज दे दोगे वो बढ़िया है, नो फ्यूचर वादा। ये कहता है भाई फ्यूचर का वादा नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा वादे में अनसर्टेनिटी होती है, तो हमें नहीं मतलब। जबकि ये कहते हैं चल पड़े ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमें तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, प्रेफर हायर रिटर्न। ये कहते हैं मुझे तो रिटर्न ज्यादा चाहिए, वो शॉर्ट में मेरे को तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहिए। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोच है, यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोच है। यहाँ पर हमने पहली अप्रोच पढ़ी थी हमारे वॉल्टर भैया, फिर एक आएगी बेटा हमारे गॉर्डन भैया, यहाँ पर एक आएगी हमारी रेजिडुअल थ्योरी, और एक हमारे पास आएगा बेटा एमएम मॉडल। तो ये चार मॉडल है सबसे पहले जो हमें कोर्स में कवर करनी है। लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले आपको वॉल्टर मॉडल समझाया था। वॉल्टर मॉडल समझाते हुए मैंने आपको दो बातों पे चर्चा करवाई थी। दो बातें थी, हमने कहा इस भाई साहब ने बोला आप दो चीजों का कंपैरिजन करोगे, वो क्या क्या आप देखोगे, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कितना, रेट ऑफ रिटर्न बोले तो आर, आप इसको कंपेयर करोगे वर्सेस किसके साथ, अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ, या दूसरे भाषा में अगर हम इसको बोले तो हमने कहा था रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर किस रिटर्न पर कमाएगा। हमने कहा था देखो अल्टीमेटली हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो हमने कहा था वी विल कंपेयर विद आर एंड केई एंड टेक द डिसीजन कि हमारी कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होना चाहिए। अब हमने इसमें पढ़ा था सर, सबसे पहला केस नंबर 1 में हमने कहा था भाई पहली सिचुएशन ये होगी आर के ई से ज्यादा। इसका मतलब सर, इसका मतलब कंपनी ज्यादा कमाती है एज द शेयर होल्डर, कंपनी ज्यादा कमाती है, तो अगर डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दिया वो उस पर कम कमाएगा, तो बेटर है वो कंपनी में रहने दो, तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर आपका डिविडेंड जो होगा वो 0% होना चाहिए, ये आपकी बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देने को आप जो मर्जी दे सकते हो, बट ये कहता है कि भाई कंपनी ज्यादा कमा रही है, शेयर होल्डर कम कमा रहा है, तो पैसा कंपनी में रहने दो और कंपनी के बढ़ने दो, और उससे अल्टीमेटली शेयर होल्डर को फ्यूचर में फायदा मिलेगा। जबकि केस 2 कहता है कि सर आर कम है केई ज्यादा, मतलब शेयर होल्डर के पास ज्यादा ऑप्शन है पैसा कमाने के और कंपनी ज्यादा नहीं कमा पा रही है, तो भाई सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को दे दो, क्योंकि वो ज्यादा कमा पा रहा है। सो गिव द मनी टू द शेयर होल्डर सो दैट ही कैन जनरेट द मैक्सिमम रिटर्न। और हमने केस 3 पढ़ा था जहां पर हमने कहा था ये दोनों बराबर, अगर ये दोनों बराबर तो जो मर्जी कर दो भाई, किसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही बराबर कमा रहे हैं। हमने इसको बोला था ये हमारी ग्रोथ कंपनी होती है, ये हमारी बेटा डिक्लाइन वाली कंपनी होती है, और ये हमारी कौन सी होती है, कांस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी होती है। तो ये हमने आपके साथ कल तक का सारा जो पढ़ा था मैंने 5 मिनट में मेन पॉइंट आपको समझा दिया। सिर्फ 5 मिनट लगा के मैंने मेन बात समझा दी। बातें तो बहुत सारी बताई थी, बहुत सारी पढ़ाई थी, 1 घंटे की क्लास थी, बट स्टिल हमने 5 मिनट में जो मेन बात थी, जो आज हमें पढ़नी है वॉल्टर की, वो मैंने आपको जितना पढ़ाया वो बता दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर। अब हम आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर कि वॉल्टर मॉडल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, या वॉल्टर मॉडल ने अपनी कैलकुलेशन कैसे करी कि भाई इसके बेस पर होगा क्या। देखो अभी हम रेलिवेंट वालों की बात कर रहे हैं। रेलिवेंट वालों ने बोला कि भाई डिसीजन की वजह से हमारे पास हमारी मार्केट वैल्यू में बदलाव आएगा। मार्केट वैल्यू में बदलाव आने का कारण क्या हो गया, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस बदलेगा। दैट इज द मेन एस्पेक्ट। भाई मार्केट वैल्यू में बदलाव क्यों आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस बदलेगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो। अब वॉल्टर भाई ने एक बड़ी ही सिंपल सी बात बोली, बट उस बात को समझाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। मैंने आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी। याद है दोस्तों आपको? बेटा हर्ष तू 4 बार एक डायलॉग कॉपी कर चुका है, जिसका तेरे को 5 बार बच्चों ने जवाब दे दिया, फिर भी तू मान नहीं रहा। इतनी देर में अगर तू क्लास ध्यान से सुन लेता ना, तेरे को बहुत कुछ समझ आ जाता। भाई तेरे को बोल रहे हैं सारे तो सुन लेना, मैं कॉन्सेप्ट के बीच में हूं, तो बार बार वही चीज। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा ना भाई मेरे, ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं भाई? ऐसे तो हर 5 मिनट बाद बच्चा की यही करेगा बेटा, ऐसे अच्छी बात नहीं ना हर्ष। आपको सब बच्चों ने बोल दिया भाई कर लो, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, है ना। और दूसरी बात बेटा, मैं कॉन्सेप्ट के बीच में हूं, बट आप बच्चे चाहते हो पहले मुझे मेरी बात का जवाब मिले। भाई थोड़ा सा हमारे ऊपर भी दया खाओ, ठीक है हम ऑनलाइन है, बट इतना नहीं ना कि मतलब ऐसे अत्याचार करो, ऐसे नहीं बेटा। जैसे आज एक बच्चे के साथ हुआ, भाई मैं कॉल पर एक दूसरे कॉल पर एक बच्चा लगातार धड़ाधड़ कॉल कर जा रहा है, एक काटता है पहले व्हाट्सएप कॉल पे नॉर्मल कॉल, फिर व्हाट्सएप कॉल पे नॉर्मल कॉल। अरे भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लग रहा है पता नहीं मतलब क्या, मतलब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। भाई मतलब ऐसे अच्छा नहीं होता बेटा, थोड़ा सा अपने आप को भी मैनेज करना चाहिए। राइट? लेकिन मैंने उसे बात करी और मैंने उसे समझाया भी, मैंने कहा बेटा ये गलत बात होती है, ऐसे आप किसी के साथ भी करोगे, दूसरा बंदा को सोचेगा पता नहीं क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी क्या आ गई, एकदम से कॉल पे कॉल। भाई इमरजेंसी की सिचुएशन में तो ऐसे काम करते हो ना, तो भाई मतलब ये बहुत गलत हो जाता है कई बार ना सबके साथ। देखो आज आप क्या बोलते हो, सब तो छोटे बच्चे कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, जीवन में ये आदतें बदलनी पड़ेगी ना आप सबको। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। अगर आप हैबिट नहीं बदलोगे बेटा क्या होगा, अगली बार बेटा कोई ना कोई आपको पेल के चला जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो प्यार मोहब्बत से समझा देता हूं। कोई ना कोई पेल देगा, कुछ ऐसी बात बोलेगा, बुरा मान के ऐसे कर रहा हूं, हम निकल इनके साथ, बेटा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं प्यार मोहब्बत से समझा देते हैं हम तो, बट बेटा अपने ना थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। चलो आ जाओ बेटा, तेरे को पूरी पंचायती करनी है, कौन था मुझे बताओ, मैं भी देखूंगा। अरे तेरे को बड़ी पंचायती करनी है, यहाँ पढ़ ले ना। चलो इधर पढ़ो। हमने पढ़ा था बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी का कांसेप्ट। अब आपको याद है बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी क्या होता था? परपीचुइटी का मतलब था पहले तो इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या था कि भाई यहाँ पर अनंत काल तक चलता रहेगा। पहले बात समझ में आ रही है? अनंत काल तक चलता रहेगा, टाइम हमें नहीं पता। तो हमने कहा था इट विल बी कंप्यूटेड एज अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। राइट? तो बेटा सबसे पहले ये बात आप सबको समझ में आ गई, ये मैंने याद दिलाया पुराना। यहां तक आकर मैंने सारा पुराना आपको याद दिला दिया। अब मैं आज के कॉन्सेप्ट को आप सबके साथ स्टार्ट करता हूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिल यस्टरडे, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था मैंने समराइज कर लिया। जिन बच्चों ने पहली बार आने उनको समझ में आ गया क्या क्या पढ़ा था ब्रॉडली। और अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना,
अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रट्टे तो मारते नहीं है। देखो वॉल्टर भाई ने बड़ी सिंपल सी बात आप सबके सामने प्रस्तुत करी। वॉल्टर भाई ने बोला, कहता देखो यार हम तो प्रेजेंट वैल्यू का कांसेप्ट जानते हैं, हमें ये पता है अगर मुझे आज किसी चीज का प्राइस निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट कि आज इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए या इसका क्या वर्थ होना चाहिए, तो वॉल्टर भाई कहता है देखो भाई मुझे तो एक ही बात पता है, क्या, जो फ्यूचर में इससे आप कमाने वाले हो, ध्यान से सुनना, जो फ्यूचर में आप इससे कमाने वाले हो उन सबका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। दैट्स इट। आप किसी भी सिक्योरिटी के बदले मैक्सिमम क्या पैसे दोगे, जितना फ्यूचर में उससे इनकम आना है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सिंपल। मैंने कहा बात तो ठीक है। कहता चलो सर सोचो, नहीं बेटा हिमांशु एनपीवी नहीं है, एनपीवी नहीं, एनपीवी में तो आउटफ्लो माइनस करते हो, नहीं हम यहां पर सिर्फ इनफ्लो की बात कर रहे हैं, पीवीसीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आप बताओ वॉल्टर भाई क्या कह रहा है, हम एक शेयर में पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ डिविडेंड की बातें कर रहे हैं। अगर मैं किसी एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाऊंगा तो उससे मैं क्या कमाऊंगा, उससे मैं डिविडेंड कमाऊंगा सबसे पहले। तो इन्होंने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, भाई फ्यूचर में जितने डिविडेंड आने हैं आप उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। पहले इतनी बात समझ में आई है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन पे चलूं तो आज का प्राइस हो गया P0। अब मैं पहले इतने हिस्से की बात करता हूं, इसकी वैल्यूएशन कैसे। बेटा देखो जरा, हम यहां पर वॉल्टर ने कुछ एजम्पशंस मानी बेटा अपनी लाइफ में। इन्होंने माना कि एक बार जो कंपनी ने कमिटमेंट कर दी वो हमेशा सेम रहेगी, मतलब एक बार अगर कंपनी ने बोला अपन इतना डिविडेंड देंगे तो बेटा वो कांस्टेंट डीपीएस रहेगा, मतलब डिविडेंड पर शेयर हर साल क्या मान लिया इन्होंने, सेम। इन्होंने एज्यूम कर लिया कि हम हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड देंगे। अब कंपनी की लाइफ कैसी होती है बेटा बताओ, कंपनी की लाइफ होती है इनफाइनाइट, परपेचुइटी बन गया बेटा ये, सेम अमाउंट हर साल इनफाइनाइट, तो बेटा इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी, तो अपन कहेंगे दिस इज डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। पहले ये बात समझ में आ गई, दिस इज डिविडेंड अपॉन में रेट। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पहले बेटा यहां तक का मैटर क्लियर हो गया। चलो एक ये मैटर क्लियर हो गया। अब रुको सर, यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, यहां पर काम खत्म नहीं हुआ बेटा। दीपिका अभी बताया एजम्पशन मानिए, एजम्पशन मानिए बच्चे, एजम्पशन मानिए, अभी आपको बताया मैंने। अब क्या कंपनी 100% डिविडेंड देगी, क्या कंपनी बेटा 100% डिविडेंड देती है, नो। हो सकता है दे भी, हो सकता है ना भी, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास बेटा फ्यूचर अर्निंग्स भी बच जाए। बोलो जी बोलो। अब अगर फ्यूचर, अब रिटेन अर्निंग अगर होगी, अब 2 मिनट के लिए पहले मेरी पूरी बात सुनना, अगर रिटेन अर्निंग होगी, जो भी पैसा नहीं बांटा, कंपनी उस पैसे को क्या करती है, कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट करती है, कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट करती है और उस पर इनकम कमाएगी। जो वो इनकम कमाएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी इन्हीं लोगों की है ना भाई, वो कमाई, वो इनकम भी तो इन्हीं लोगों की है। तो इन्होंने साथ में जोड़ा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, या इनफैक्ट मैं लिखता हूं फ्यूचर इनकम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम ऑन रिटेन अर्निंग्स। क्या पहले बेटा ये बात समझ में आ गई भाई, जो पैसा हमने नहीं बांटा या कंपनी ने बचा लिया, उस पैसे को री इन्वेस्ट करके कंपनी और रिटर्न जनरेट करेगी, जो भी रिटर्न जनरेट करेगी वो सब भी इनकम, ठीक है। अब बताओ, कंपनी ने कमाया सबसे पहले ई बोले तो अर्निंग, एक शेयर का ईपीएस कमाया, इस अर्निंग में से कंपनी ने इतना डी बांट दिया, तो बताओ ये क्या बच गया, ये क्या बच गया बेटा, ये बेसिकली मेरा रिटेन अर्निंग बच गया, दिस इज रिटेन अर्निंग। अब बताओ ये तो रिटेन अर्निंग बच गया, पहले मैं इसका अमाउंट निकालने के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। बेटा पहले बताओ इसका ये अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग आ गया, सोचो, या मैं इसको सिंपल बोलूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग आ गया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। एम आई क्लियर बच्चा, बोलो जी बोलो पहले यहां तक। बट अभी रुको सर, इस पैसे को तो कंपनी क्या करेगी, मेरे को तो इनकम चाहिए, मुझे रिटेन अर्निंग नहीं चाहिए, मुझे तो कमाई चाहिए, री इन्वेस्ट करेगी, री इन्वेस्ट करेगी तो ये रिटर्न कमाएगी, क्योंकि कंपनी तो आर कमाती है। हमने पढ़ा था कंपनी जो भी पैसा लगाती है वो आर पर लगेगा, तो कंपनी ने आर कमाया। अब बताओ ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये 1 ईयर की इनकम आ गई है, ये 1 साल की इनकम आ गई। जरा सोच के देखो, ये अमाउंट हो गया जिसको इन्वेस्ट कर दिया, ये मेरी इनकम आ गई, राइट। अब ये इनकम हर साल सेम रहेगी, तो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू के ई से डिवाइड कर देंगे। अब पहले समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे बना हुआ है सर, ये बन गया रिटेन अर्निंग एक शेयर का, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये टोटल रिटेन अर्निंग आ गया। हम तो इसको री इन्वेस्ट करके कमाई करेंगे, तो ये हमारी इनकम आ गई। ये इनकम की प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो इनफाइनाइट लाइफ तक चलेगी, सो ये हमारी वैल्यू आ गई। आई गेस पहले बात समझ में आया। तो वॉल्टर ने इसको सिंपल भाषा में बोला, सर आपका के ई कांस्टेंट है दोनों में डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा डी प्लस ई माइनस जी इंटू आर बाय के ई। दिस इज व्हाट वॉल्टर फाइनली डिराइव्ड। ये वॉल्टर ने अपना कॉन्सेप्ट बनाया। अब बच्चे फॉर्मूला रखते रह जाते हैं, मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया। अब अगर हम इसकी डिटेल में चलें तो यहां पर अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं, तो सबसे पहले बेटा डी हमारे पास है डिविडेंड पर शेयर, भाई मेरा एक शेयर का जो डिविडेंड होगा। फिर मेरे पास है बेटा ई का मतलब हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। फिर उसके बाद हमारे पास आया के ई का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और मैंने आपको सिखाया था, आप इसको क्या मान के चलोगे, रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किस रेट पर कमाता है, तभी आपको दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और हमने पढ़ा था बेटा आर, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब जैसा कि आपको पता है सारी अप्रोचेस के पीछे कोई ना कोई assumptions होती है। एवरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption। अब जब सर्टेन assumption होती है तो बेटा वो जो assumptions है वो सबके साथ रहेंगी। जैसे वॉल्टर की बात करूं तो वॉल्टर ने भी हमारे पास बहुत सारी assumptions मानी। जैसे इन्होंने माना भाई मेरा डिविडेंड और रिटर्न क्या रहेगा, ईपीएस हर बार क्या रहेगा सेम रहेगा।
जब ये सारी चीजें सेम रहेंगी तभी एप्लीकेबल है ना। और मैं एंड तक इन्वेस्ट करके रखूंगा, बहुत सारी एजम्पशंस के बेस पर ये सारा काम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एजम्पशंस के बेस पर ही सारा काम है। तो आप मेरे से जितने सवाल करने वाले हैं ऐसा क्यों वैसा, बेटा एजम्पशन से मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने आपको लॉजिक बताया कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर अगर एजम्पशन बदल गई तो यस, एजम्पशन बिल्कुल बदल सकती है, बट उस केस में क्या होगा, वो और अप्रोचेस में सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक अप्रोच तो नहीं है, दिस अप्रोच हैज इट्स ओन लिमिटेशन। भाई मेरा डिविडेंड ग्रो नहीं कर रहा, अब आपके पास अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, जहां पर डिविडेंड ग्रो करेगा, हर साल अलग अलग ग्रो करेगा, तो क्या करना है, कैसे करना है, सब पढ़ेंगे, पर थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में बड़े सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, चैप्टर बहुत आसान है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर उन्हें ध्यान से पढ़ना है बहुत छोटे छोटे पॉइंट। और पेपर में ये 5 से 10 नंबर का चैप्टर आ जाता है, जनरली तो 5 का आता है, कभी कभी एग्जामिनर इसको 10 का भी दे देता है अगर बड़ा क्वेश्चन दे देगा तो, वरना बेटा ये 5 नंबर का चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई देखो, थोड़ा ईमानदारी से इसको बहुत आराम से कॉपी करना है। क्या पहले बच्चा मेरी बात समझ में आ गई? बोलो जी। तो ये चैप्टर बेटा बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखना, जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आपने आज जो है वो यहां से कॉपी करना है, आप कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। मैं बता रहा हूं जितनी डिटेल में मैंने वॉल्टर बता दिया ना, वरना कोई बताते नहीं हो कि फॉर्मूला खत्म, जय माता दी, कौन दिमाग लगाएगा रे? अबे कौन दिमाग लगाएगा इसके अंदर वॉल्टर में भी इतना, मतलब एवरीबॉडी लाइक सर रट्टे मारो रट्टे, क्या करना है प्रॉपर के बेटा। ऋतिक ई माइनस डी एक शेयर का वो हर साल सेम रहेगा डिवाइडेड बाय के, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, आप उसे रीइन्वेस्ट करोगे, आप पे जो इनकम आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अवनीश बेटा कर ले कॉपी, जब वो दिन आएगा ना तब वो भी करूंगा, है ना। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अंश, वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कॉपी करो बच्चे, फटाफट आगे बढ़िए। आज हम जितना ज्यादा हो पाएगा इसको कवर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था जितना आज बच जाएगा वो कल करेंगे, और कल रेशियोज स्टार्ट, कल बेटा रेशियोज स्टार्ट। बेटा 1/k उसका मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दिस मल्टीप्लाई दिस। कल जब रेशियो करोगे ना, कल मजा आएगा, कल देखना कितना मजा आएगा रेशियो करते हुए। मजा तो तब आएगा रेशियो में जब आप खुद सारे कॉन्सेप्ट बनाओगे, मैं तो बैठूंगा यहाँ पे टाइम पास गप्पे मारूंगा। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी शॉपी कॉपी शॉपी। हाँ कल तो 3 घंटे की ले लो, बिल्कुल कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है तू। बेटा कल से छुट्टी मत कर लेना कोई रेशियो में, वरना बाद में दिक्कत आएगी, मेरे को मत बोलना, ठीक है ना। नहीं बेटा कल अपनी नॉर्मल क्लास की 2.25 घंटे की, उससे ज्यादा कोई नहीं है, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास बस अपनी कल। बेटा लोकेशन मैं क्या करूं यार, अब देख बेटा ये कलेश तो हमेशा चलते रहेंगे बेटा, इन कलेश का मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। कल 9:45 पर बेटा, 9:45 आपके शेड्यूल में दिख रही होगी बच्चा। अरे पूजन पढ़ लेना, मतलब क्या क्या चाहता है तू बेटा, तेरे को पूरा शेड्यूल देख लिया तूने, 202 क्लास पे, अबे पढ़ तो ले भाई। क्या यार मतलब पूजन यार, मतलब मैं नहीं खेल रहा यार तेरे साथ। अनिल बेटा शाम नहीं है बेटा, माहौल नहीं बना अभी शाम वाला बेटा, अभी सुबह है। अनिल गुड मॉर्निंग। चलो यहां तक डन हो गया पहले तो एवरीवन। हाँ जी बच्चों, चले 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड। चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब दोस्तों बारी है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। अब हम पहले वॉल्टर मॉडल के बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, जितने वॉल्टर मॉडल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले उन्हें वाइंड अप करते हैं फटाफट फटाफट, और फिर हम अगले मॉडल पे बढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं आसान आसान क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 है आपके आईसीएस स्टडी मॉड्यूल का। लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गया। एसके लिमिटेड अर्न्स 10 रुपए, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर दिस एंड दिस। बेटा कैपिटलाइजेशन रेट बोले तो ये हो गया केई, और ये हो गया बेटा आपका आर। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस एट दैट पे आउट। पहले बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले तो ऑप्टिमम डीपी रेशियो निकालना है। तो देखो एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एग्जाम में हम इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले। सो वी विल से गिवन EPS is equal to E is equal to 10 रुपए, cost of equity is equal to KE is equal to 10%, rate of return is equal to R is equal to 12%। अब यहां लिख देंगे since R ब्रैकेट में 12% is greater than KE ब्रैकेट में 10%, therefore as per Walter model, as per Walter model बताइए हमारे पास ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी इक्वल टू बेटा 0%। कंपनी ज्यादा कमा रही है तो कंपनी के पास रहने दो बेटा, शेयर होल्डर को मत दो। तो देयरफॉर आपका डिविडेंड पर शेयर क्या बन जाएगा? तो डिविडेंड पर शेयर डी हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 into 0% इज इक्वल टू 0। पहले यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आप इस लेवल पे अपना प्राइस निकाल लो। तो P0 इज इक्वल टू डिविडेंड इतना बचाया, ये रीइन्वेस्ट उसकी प्रेजेंट वैल्यू और सबकी प्रेजेंट वैल्यू। तो डिविडेंड है 0, अर्निंग आपकी 10 रुपए माइनस 0, रिटर्न होगा 12% पर प्रेजेंट वैल्यू बेटा इतनी, और सबकी प्रेजेंट वैल्यू कर लो बच्चा कितना आता है? जल्दी से बताओ 10 into 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये आता है बेटा 120 रुपए। क्वेश्चन खत्म बेटा, आंसर खत्म, कॉपी फटाफट जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश। हो गया बेटा खत्म यहाँ पर। तो और क्या बेटा राहुल, इसमें हीरे मोती थोड़ी जरूरत बेटा, हो गया जितना था बस खत्म। था ही छोटा सा बस। वॉल्टर में करना ही इतना होगा, दो ही काम होंगे, प्राइस निकालना होगा या ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, बस इससे ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। चलो हो गया बेटा यहाँ तक पहले। बोलो जी बोलो जल्दी से फटाफट, शाबाश जल्दी करो बेटा। प्राइस ऑफ शेयर पे आउट का मतलब जो आपने सजेशन दिया, जैसे आपने 0% बोला तो उस लेवल पर आपका प्राइस कितना, खत्म। जो आपने सजेशन दिया कि आपको 0% रखना है तो उस लेवल पर आपके हिसाब से प्राइस कितना, सिंपल।
डन हो गया बेटा सबका? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग वाला करते हैं हम, ये तो क्वाइट इजी वाला डन हो गया। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग थ्री कंपनीज एस लिमिटेड, के लिमिटेड, एम लिमिटेड। एस का डेटा, के का, एम का। बेटा आर दे दिया, के दे दिया, अर्निंग, और ये तीनों आपको दे दिया। कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दीस कंपनीज अप्लाइंग वॉल्टर्स फार्मूला व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25 50 75 एंड व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ। आइए बेटा पहले समझ लेते हैं करना क्या है। देखो आपके सामने तीन अलग अलग कंपनीज हैं, तो मैं यहाँ पर पहले तीन कंपनीज लिख देता हूँ बेटा। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। यहाँ पर दो बना देते हैं तो तीन हो गए। ये ऊपर आ गया बेटा तीन कंपनीज के नाम। सबसे पहली कंपनी है बेटा एस लिमिटेड, फिर आपके पास है के लिमिटेड, और फिर है बेटा एम लिमिटेड, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसका आर आपको बता दिया, के आपको बता दिया, आर बता दिया, के बता दिया, आर बता दिया और के बता दिया। तो अगर यहाँ पर डेटा लिख देते बेटा 15 10 5 10, 15 10 5 10 10 10, राइट, यही ना डेटा। यस। अब आपको कहते हैं सर आप ना अलग अलग सिचुएशन में इसका प्राइस निकालो। तो आपको तीन सिचुएशंस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दो थ्री सिचुएशन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। कहते हैं सर एक बार आप ले लो, आपका डीपी रेशियो जो है वो 25 है, एक बार आपका डीपी रेशियो 50% है, और एक बार आपका डीपी रेशियो 75% है। तो बच्चों जरा मुझे यहाँ पर बताओ इसका मतलब डिविडेंड कितना। 8 रुपए कमाए थे, उसका 25% यानी कि 2 रुपए का डिविडेंड। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 8 रुपए की अर्निंग है, 50% यानी कि 4 रुपए का, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6 रुपए का डिविडेंड। अब क्या आप यहाँ पर सब में कॉन्सेप्ट लगाकर इनका शेयर का प्राइस निकाल सकते हो? मैं एक कर देता हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 रुपए कमाए, 8 रुपए में से 2 रुपए, इसकी वैल्यू हो गई 0.10, री इन्वेस्ट करेंगे 15 पर, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। तो बताइए ये कितना आता है बच्चा? ये हो जाएगा 6 × 0.15 प्लस 2.1, ये आता है बेटा 110 रुपए। ठीक है, एंड सो ऑन। क्या आप ये सारा टेबल कंप्लीट कर सकते हो? कैन यू डू दैट? चलो अब जल्दी जल्दी से पहले ये सारी वैल्यूज निकालो। अबे खेल लेंगे नहीं, खेलना है अभी, अभी खेलना है ये। चलो आप मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फटाफट से वैल्यू निकाल के दिखाओ। जल्दी करो, अपनी नोटबुक पे फटाफट से करो। हाँ बेटा अभी करना है, क्योंकि इसके आगे का पॉइंट समझाना है ना बच्चा, खत्म थोड़ी हो गया ये। आपको लगता है बस खत्म हो गया, खत्म हुआ नहीं है ये। बेटा कृष्णकांत पहले जो बोला वो कर ले बेटा। अभी मैंने क्या बोला, अभी आपको सारी बातें मैंने समझानी है। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, 110 के बाद क्या आ रहा है बेटा सेकंड वाले लेवल पर? 50 और 80 तो गलत है बेटा, इसके बाद 100 आ रहा है, फिर उसके बाद 90 आ रहा है। ओके इधर आ जाओ बेटा सेकंड वाली कैटेगरी में। सबसे पहले आ रहा है 50, फिर आ रहा है नेक्स्ट इज 60 एंड लास्ट इज लास्ट 70। ओके इधर आ जाओ बेटा एम लिमिटेड का सबसे पहले, 80 80 80। ठीक है चलो देखो ये वाला पार्ट तो आसान था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला पार्ट तो आसान था ना भाई, आपको कैलकुलेशन करनी थी, आपने कर दी। मेन था व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ। आपको मेन इसमें बताना था भाई आपके कंक्लूजन क्या क्या है। तो देखिए आप कंक्लूजन की बात करते हैं जरा। बताओ यहां पर आर ज्यादा है, के कम है। आर ज्यादा, के कम, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए था? 0। अब होना तो 0 चाहिए था, बट कंपनी 25 दे रही है तो प्राइस 110, और ज्यादा देगी तो प्राइस और गिरेगा, और ज्यादा डिविडेंड देगी तो प्राइस गिरेगा। भाई तो शेयर होल्डर के लिए तो नुकसान हो रहा है ना। तो यही वॉल्टर ने बोला था जितना भाई हमारे हिसाब से 0 होना चाहिए, बट अगर जबरदस्ती ज्यादा दोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, आपका मार्केट वैल्यू गिरेगा। जबकि इस वाले सिचुएशन में 100% होना चाहिए। अब जितना कम दोगे उतना कम, फिर और कम और कम। अब पहले समझ रहे, जितना ज्यादा दोगे उतना प्राइस बढ़ेगा। यहां पर एनी रेशो कुछ भी कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब समझ में आ गया इंटरप्रिटेशन पहले तो अब हम इसको एक लाइन में अगर लिखेंगे तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे? इन केस ऑफ कंपनी एस, आर ब्रैकेट में 15% इज ग्रेटर देन के ई ब्रैकेट में 10%, दस ऑप्टिमल, हाँ ये साथ साथ लिख दो, ऑप्टिमल डिविडेंड रेशियो शुड बी 0%, बट एज द कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड, कॉमा द प्राइस विल डिक्लाइन एज सीन फ्रॉम अबव टेबल। क्या पहले बच्चों समझ में आ गया? बोलो जी। अब सबको समझ में आ गया? पहले तो बताइए क्या हुआ।
एवरीवन क्लियर? बेटा अब सेम आप क्या कर सकते हो, इन केस ऑफ के लिमिटेड आप लिख सकते हो और इन केस ऑफ एम लिमिटेड, तो लैंग्वेज आप अपने आप बना सकते हो बेटा इनकी। आई होप यू कैन मेक इट। चल आगे बढ़ते हैं बच्चा, शेल वी मूव नेक्स्ट। तो बेटा थर्ड केस में इज इक्वल टू 0, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, दस ऑल रेशियोज आर ऑप्टिमल, दस इफ द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द प्राइस, जस्ट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल, खत्म करना, सिंपल बेटा। चलिए आगे बढ़े बेटा, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसके अंदर। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसके लिमिटेड। नेट प्रॉफिट 30 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स बता दिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप शेयर प्राइस एज 42 यूजिंग वॉल्टर मॉडल। बेटा आपको वॉल्टर मॉडल का इस्तेमाल करना है और ये बताना है कि हमारा डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए सो दैट हमारा जो प्राइस है बेटा वो कितना हो जाए 42। तो आपकी बार बेटा उल्टा चलना पड़ेगा। लगाओ 2 मिनट के लिए दिमाग करके दिखाओ, लगाओ जरा बच्चा लोग 2 मिनट के लिए दिमाग करके दिखाओ। बावन प्रतिशत बेटा आंसर निकाला है। चलो मैं करवाता हूं बेटा, पहले तो लेट मी हेल्प यू आउट नाउ। देखिए बेटा कहता है आपको डिविडेंड पे आउट निकालना है एज पर वॉल्टर। बेटा वॉल्टर के हिसाब से सबसे पहले तो आपको ई भी चाहिए, दैट इज अर्निंग भी चाहिए। जब तक अर्निंग नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होगा। अब अर्निंग के लिए हमें क्वेश्चन ने हमारा नेट प्रॉफिट बता दिया एंड नेट प्रॉफिट दे दिया बेटा 30 लाख का। अब ये प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा बेटा 100 लाख का, 12% बोले तो 12 लाख। अब बचा कितना सर? सर हमारे पास बच गया 18 लाख रुपए, तो ये बन गया बेटा हमारा ईएई। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कितने बच्चों? 3 लाख। तो हमारे पास आ गया दोस्तों हमारा ईपीएस सबसे पहले, दैट इज ई 6 रुपए। तो ये बन गया हमारा ईपीएस ब्रैकेट में ई 6 रुपए। अब हमें पता है एज पर वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल ने हमसे क्या बोला था? एज पर वॉल्टर मॉडल P is equal to D plus E minus G R by KE whole divided by KE. Now we want it to be 42 is equal to D मुझे पता नहीं है 6 minus D। रेट ऑफ रिटर्न बचा है आपके पास 20% और कॉस्ट है 16%, होल डिवाइडेड बाय बेटा 0.16। तो अगर मैं इसको यहां पर फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 42 into 0.16 is equal to D plus 6 minus D 0.2.16, ये आता है बेटा 1.25। ये हो जाएगा 6.72, आप बता रहे हो D plus 6 into 1.25 will become 7.5 minus 1.25 D। So that becomes एडजस्ट करने के बाद minus 7.50 plus 6.72 minus 0.25 D। तो आपके पास D की वैल्यू बचेगी minus 0.78 minus 0.25। बेटा 0 माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 3.12। तो यानी कि अगर मेरे को देखना है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो बेटा वो क्या बन जाएगा सर? इट इज डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100। कितना परसेंट बांटा? 3.12 बांटना पड़ेगा आउट ऑफ 6। तो 3.12 आउट ऑफ 6 परसेंटेज इज 52%। दैट इज व्हाट वाज क्वेश्चन ऑल अबाउट। पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन था बट इट वाज क्वाइट इजी, क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। पहले बच्चा लोग बात और कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो जी बोलो, क्लियर है बच्चा यहां तक? हाँ जी बेटा क्लियर हो गया यहां तक पहले सबको? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आगे बढ़ जाओ बेटा। नहीं बेटा वैसे नहीं करना था ना बेटा, यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा बोला था बच्चा अमन कि आपको बेटा जो डेटा है 42 रखना है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी थी, यहाँ तो आपको वाइस वर्सा कैलकुलेशन करनी थी।
समझ में आ गया? बेटा आज नया चैप्टर नहीं होगा, ये बाद में बेटा रिवाइज कर ले, बाद में देख लेना, अब तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में ऑप्टिमम तो 0 होना चाहिए था। हो गया बेटा यहां तक? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द कंपनी, अर्निंग्स दे दिया, डिविडेंड पे आउट, शेयर्स दे दिया, इक्विटी और रिटर्न। अब देखो क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर। मतलब ये पूछ रहा है अभी का प्राइस बता दो, एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है। फिर कहता है बताओ ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए और उस पर मार्केट वैल्यू बता दो। फिर से बेटा वही बात आ गई वापस, फिर से वही बात आ गई बेटा वापस। बोलो जी बोलो, पहले बेटा समझ में आया यहां तक? हेलो, चलो आइए फटाफट से 2 मिनट में इसको निपटाते हैं बेटा, फटाफट खत्म करते हैं इसको 2 मिनट में। देखो जरा, आपको बोला गया अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 लाख है, शेयर्स 1 लाख है, तो सबसे पहले ई हो जाएगा बेटा 5 लाख बाय 1 लाख यानी कि 5 रुपए। डी हो जाएगा 5 रुपए का 60% बोले तो बेटा 3 रुपए। आपके पास आर आपको बता दिया 15% और के आपको बता दिया 12%, यही है ना? हाँ, तो बताओ जरा, अब हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो प्राइस मैं अब शॉर्टकट कर रहा हूं, मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन अवॉइड कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग द शॉर्टकट प्रेजेंटेशन, नाउ यू नो कैसे करनी है। तो P0 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, अर्निंग, डिविडेंड, रिटर्न और प्रेजेंट वैल्यू, पूरे की प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा आपका डिविडेंड कितना है, 3 + 5 - 3 * 0.15.12 डिवाइडेड बाय 0.12। आप बच्चों ने आंसर भी बता दिया 45.83, मैं मान रहा हूं ये ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं करा। चलो सब बोल रहे हैं सही होगा। अब ये तो हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में हमसे क्या बोला था बेटा, बी पार्ट में कहता है भाई साहब ये बता दो आपके हिसाब से बेस्ट क्या होना चाहिए। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, सिंस आर 15% ग्रेटर देन के ब्रैकेट में 12%, देयरफॉर ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम डीपी इज इक्वल टू 0%, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 5 का बेटा 0%, दैट इज 0। तो आप बता दो P0 सर 0 + 5 - 0.15 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12। तो आप बच्चे आंसर बता रहे हो मुझे 52.08। पहले बच्चा बात समझ में आ गई, लो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, यहां पर दैट्स ऑल, छोटा सा क्वेश्चन एकदम काम खत्म। और शेयर का प्राइस बढ़ गया वो तो लॉजिकल, वो कॉन्सेप्ट हम पहले समझ चुके हैं कि शेयर का प्राइस क्यों बढ़ेगा। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंप्लीट करिए। हाँ भाई कॉपी करो और क्या। हो गया बच्चों यहां तक सबका? हाँ जी बेटा बिल्कुल। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा। नहीं एक मिनट रुक जाओ, नहीं ये हम कर रहे हैं क्लास में, सॉरी ये हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, मेरे को लगा ये होमवर्क है। नहीं ये आपका होमवर्क नहीं है बेटा, ये हम करेंगे अभी बैठ के। हमने कहा चलो करें तो बेटा इसको स्टार्ट करें बच्चे लोग स्टार्ट। चलो देखो बेटा क्या कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू, टोटल अर्निंग्स बता दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड, अब की बार प्राइस इक्विटी रेशो दे दिया सबसे पहले। अब ना कुछ कुछ बातें यहां समझनी पड़ेंगी डिटेल में आपको, तब जाकर चीजें समझ में आएंगी, वरना बेटा समझ में नहीं आएगा। पहले मेरी बात समझ में आ रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टेन एस्पेक्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रैब द क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे टोटल अर्निंग्स बता दिया 2 लाख की, नंबर ऑफ शेयर दे दिए बेटा, प्लीज यहां पर पहले समझ लेना सारी बातें। बच्चों बताओ क्या मैं सबसे पहले ई निकाल सकता हूं, दैट वुड बिकम 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स। 2 लाख रुपए कमाए 20,000 की नंबर ऑफ शेयर्स पर, तो यानी कि बेटा 10 रुपए कमाया। बोलो जी बोलो। फिर इस पे डिविडेंड कितना, 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दिया, 1.5 लाख का डिविडेंड बांटा ऑन 20,000 शेयर्स, तो बच्चा 7.5 रुपए का डिविडेंड हमने बांट दिया। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं गिवन, उसकी जगह पीई रेशो गिवन है, वो आपको मैंने सिखाया था 1/पीई रेशो का रिलेशन, और मैंने आपको बोला था पेपर में आता है। तो बेटा ये हो जाएगा 12.5, 12.5 से करोगे तो 0.08 बोले तो 8%। अब उसके बाद सर यहां पर क्या गायब है बताना करो। सबसे पहले तो यहां पर आर ही गायब है। अब आर का मतलब क्या होता था सर, आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां पर मेरे पास एक ही तरीका है रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, विच इज कंपनी ने अर्निंग करी बेटा 2 लाख की, कंपनी ने अर्निंग करी 2 लाख की, कितना पैसा लगाकर सर, ये वाला पैसा लगाकर। पहले बात समझ आइए, कंपनी ने अर्निंग करी 2 लाख की, ये वाला पैसा लगाकर, तो यानी कि अगर मैं यहां पर सिंपल बोलूं व्हाट इज आर, तो अपन कहेंगे अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल। तो अर्निंग करी बेटा 2 लाख की, पैसा लगाया 20,000 इंटू 100, और इंटू 100% के लिए तो 10% का रिटर्न आया। दिस इज व्हाट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर। कहता है एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल पॉलिसी। आपसे पूछ रहा है क्या कंपनी पॉलिसी फॉलो कर रही है, सिर्फ आपसे इतना पूछा है। अब देखो जब भी आपसे ऑप्टिमल पॉलिसी पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा, तो अगर आप सिर्फ इतनी सी लाइन लिख कर आ गए हां भाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो बेटा फिर तो गलत हो जाएगा। भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे, आपको पूरी समझाना पड़ेगा ना। तो समझाने के लिए हम हमेशा P0 का इस्तेमाल करेंगे, हम हर केस में P0 निकाल के आ जाएंगे। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो हम कहेंगे पहले तो P0 एट प्रेजेंट, P0 एट प्रेजेंट का मतलब व्हेन डीपी रेशियो इज 7.5 रुपए, तो ये हो जाएगा बच्चा 7.5, 10 माइनस 7.5 इंटू 0.10.08 होल डिवाइडेड बाय 0.08। तो आप बताओ बच्चा कितना आता है ये, हाउ मच इज द प्राइस यू कंप्यूट। अमन कह रहे हैं 95, अरे क्या हो रहा है, अच्छा यही आ रहा होगा, फिर अमन तूने कुछ बड़ा गलती कर दी होगी, 132.81 आ रहा है।
अब हम यहाँ पर प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में लिखते हैं, हम कहेंगे सिंस आर 10% इज ग्रेटर देन केई 8%, बेटा ये वाला सिचुएशन चल रहा है, सिंस आर इज ग्रेटर देन केई देयरफॉर आपके हिसाब से ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होनी चाहिए 0%। अब मेरे को प्रूव करने के लिए, अपनी आंसर को प्रूव करने के लिए हम बेटा यहाँ पर P0 भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 माइनस 0 0.1.08 होल डिवाइडेड बाय 0.08 करो बेटा कितना आता है ये 156.25। अब आपको समझ में आ गया हमने कैसे प्रूव करा भाई। हम ये कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर इसका एक इंग्लिश की लाइन लिख देंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, देयरफॉर प्राइस, हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर प्राइस कैन इंक्रीज if company opts for zero dividend payout which is optimal dividend payout ratio as per Volcker। पहले बच्चा बात समझ में आ गई भाई, अब हमें उसको प्रूफ भी तो करके दिखाना है कि देख भाई हमने ये बात बोली और जो हमने बोला कि हमने ये काम करा, पहले बात समझ में आ गई, बोलो जी। चलो अब इसका बी पॉइंट है जो आप बच्चों को परेशान करेगा, कहते हैं कंप्यूट पीई रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। अब देखो ये ना एग्जामिनर आपसे इंटरप्रिटेशन करवाना चाहता है। देखो पीई रेशियो और वैल्यू का कोई हमारे यहाँ रिश्ता तो है नहीं, क्या कोई रिश्ता है बता दो मेरे को, बेटा ये वाला रिश्ता तो है नहीं, बट हमें पता है पीई रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पीई रेशियो डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रिश्ता है। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन जब करवाया था वहां पर देखा जब आर और केई दोनों बराबर होते हैं तो बेटा उन सारे केसेस में क्या होता है बताओ जरा, जब आर और केई दोनों बराबर होते हैं तो वी डोंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द प्राइस और वैल्यू ऑफ द शेयर रिमेन सेम। पहले समझ में आ गया एग्जामिनर क्या करवाना चाहता है। तो यहां पर अगर हम आंसर करेंगे, यहां पर लिखेंगे इफ आर इज इक्वल टू केई देन एज पर वॉल्टर मॉडल, उस सिचुएशन में जो हमारा वॉल्टर मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। क्या पहले बात समझ में आ गई भाई, उस सिचुएशन में ये बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करता, देयरफॉर r इज इक्वल टू ke इज इक्वल टू 10%। तो आप बताओ नाउ पीई रेशियो का क्या बन जाएगा, पीई रेशियो होता है 1 अपॉन ke 1 अपॉन 0.10 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। पहले इतनी बात समझ में आई है बेटा सबको, बोलो जी यहां तक पहले क्लियर। चलो अब और आगे देखें तो हमसे क्या बोला सी पार्ट में, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पीई रेशियो इज दिस इंस्टेड ऑफ दिस। कह रहे अब आपका पीई रेशियो 8 की जगह 12.5 हो गया, तो क्या आपके डिसीजन में कोई बदलाव आएगा। तो मैंने कहा आइए चेक करते हैं। अब आप बताइए अगर हमारा पीई रेशियो बेटा कितना हो गया 8 हो गया, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी 1 अपॉन 8 0.125 इज इक्वल टू बेटा 12.5% हो जाएगा। अब अगर मेरा ये 12.5% है तो बेटा अब गेम सारा उल्टा हो गया, बताओ जी। अब इस केस में ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट बेटा कितना हो जाएगा, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट 100% आ जाता है। तो आप बताओ P0 एट डीपी रेशियो ऑफ 100%, अगर इस लेवल पर काम करेंगे तो बेटा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125। तो आप बच्चे बता रहे बेटा ये स्ट्रेट अवे 80 रुपीस आ रहा है, तो कैन आई से देयरफॉर वैल्यू हैज इंक्रीज्ड, हमारे बेटा शेयर की वैल्यू बढ़ गई। सोचो जरा सोचो पहले वैल्यू कितनी थी, अगर हम यहां पर चलें एट प्रेजेंट, नहीं ये कैसे हो गया, अच्छा यहां पे बदल गया ना, तो बस वैल्यू हैज इंक्रीज सिंपल, आपकी वैल्यू बढ़ेगी बस लिख दे खत्म, क्योंकि हमें पता है इस मॉडल में वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो आप एक बार पी कोई और रेशियो लेकर भी कर सकते हो 0% लेकर, बस सिचुएशन का फर्क डाल दिया जिसके बेस पर हमारा आंसर चेंज होगा। ठीक है जी, चलिए करिए बेटा कॉपी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, करिए बेटा जल्दी से। बेटा बी पार्ट में अवनीश आपको बोला ऐसा रेट बताओ जहां पर डिविडेंड पॉलिसी का इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वॉल्टर ने बोला था भाई जब आपका केई और आर बराबर होता है तो आपकी पॉलिसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, दैट इज द थिंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करिए। हाँ जी अमन बोलो क्या डाउट रखा। बेटा क्या प्राइस का चेंज समझ नहीं आया मेरे दोस्त, मैंने वहां पर आपको बताया था प्राइस का चेंज आपके पास बड़ा सिंपल सिंपल सा है कि भाई आपका अगर आर बड़ा है केई से तो आपका प्राइस बढ़ेगा घटेगा, वो तो आपको जो वॉल्टर मॉडल समझाया था वही तो है बच्चे, उसमें था क्या बेटा, वो तो वॉल्टर मॉडल का पॉइंट है, उसमें तो कुछ नहीं। और दूसरी बात जब आपका इसमें डाउट क्या है, मुझे तो तेरी बात अभी तक समझ नहीं आई है, मुझे बेटा अभी तक समझ नहीं आया तेरा डाउट क्या है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर डाउट एक्चुअली। बेटा स्पर्श उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग है बेटा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग है। अमरजीत बेटा उस कॉलेज का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यू हैव टू चेक, बट अगर रेगुलर कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, अब इससे ज्यादा बेटा मैं और कुछ नहीं बता सकता अभी। भाई बी पार्ट मैं चौथी बार बता रहा हूं, अब ध्यान से सुन लो, बी पॉइंट में चौथी बार बता रहा हूं बेटा, आपका जब आर और के बराबर होता है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिकली भी देखा, सारे लेवल्स पर मार्केट प्राइस सेम आता है। जब सारे लेवल्स पर मार्केट प्राइस सेम आता है इसका मतलब डिविडेंड की रेशियो का मेरे प्राइस पर या मार्केट वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। वो कब होता है, जब आर के बराबर हो। तो आर हमें गिवन था, हमने कहा के उसके बराबर होगा, तो ये सिचुएशन होगा कि हमारा इंपैक्ट नहीं आएगा और के बेस पर हमने पी रेशियो निकाल दिया, सिंपल। करिए बेटा बी पार्ट, कोई बात नहीं अमरजीत। बेटा एक काम करना मुकुल, सारे मिलकर एक एक करके तुम प्लानिंग करके आते हो ना, एक एक पूछेगा, एक भी पूछेगा, सी पूछेगा, ना बता रहा हूं पहले कॉपी कर यहां तक। बेटा सी पार्ट में दिक्कत क्या है, हमने बस पी रेशियो बदल दिया, उसके बाद कैलकुलेशन कर दी, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना था बेटा। बेटा सी पार्ट में बस पी रेशियो बदल गया, उससे की बदल गया, बाकी कैलकुलेशन हो गई, तो सेम ही है बेटा, मतलब वो तो बिल्कुल सेम है ना, उसमें कुछ था ही नहीं, क्या समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है ना बेटा उसमें। चलिए जल्दी जल्दी करिए बेटा कॉपी।
अरे भाई अमन तेरे को बोला था एक आध दिन रुक जा भाई, तुम बंदूक लेके मेरे पीछे पड़ जाते हो। सर जल्दी बताओ ना शुभ है भाई, बता दूंगा मैं भी इंसान हूं, 2 दिन से 12-12 घंटे का काम कर रहा था भाई, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी थोड़ा सा छोड़ दो भाई, जिंदगी मेरी भी है ना। चलिए अगले वाले पर जल्दी कीजिए बेटा। अरे चलो नहीं जल्दी कर बच्चे, कितनी देर लगा रही है, तो कैसे काम करेंगे हम, जल्दी कर। फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल कर लेना, फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल कर लेना सारे, बात जो जो जिन जिन को करना है, कॉस्टिंग का उसके अंदर हो जाएगा, बनाने करने की आप पर दिख जाएगा। हाँ अब एनरोल कर लियो लल्लू लाल, ये तो शुरू हो गया, लिंक 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 कर दो बस, है ना नालायक। बेटा मर्जी है उन बच्चों को, अगर वो करना चाहते हैं कर सकते हैं बेटा, तो जल्दी जल्दी से उनका रिवीजन हो जाएगा बेटा फास्ट ट्रैक बैच में। हाँ जी भाई साहब प्लस पे होगा, जल्दी कॉपी कर लीजिए। वैभव तू कर लेना भी बेटा, पता तुम्हें हालत कैसी है मेरी, मैं तुम्हें हालत पता कैसी है बेटा, मेरी हालत ये है कि मैंने अभी तक अपनी क्लास का लिंक नहीं दिया उस बैच के लिए, ये हालत हो रही है, टाइम की ऐसी धज्जियां होनी पड़ी है ना पूरा दिन, अभी तक मेरी क्लास उसमें जुड़ी भी नहीं है, मेरी क्लास भी नहीं जुड़ी है उसमें। बेटा जितना डिविडेंड ज्यादा दोगे उतना नुकसान है ना। ऑप्टिमल डिविडेंड कहां पर होगा, ऑप्टिमल डिविडेंड होगा जब 0% डीपी रेशो था, जब 0% डीपी रेशो था, बट अगर आपने नहीं बताया तो बेटा उसका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, तो जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना नुकसान होगा, इसलिए प्राइस गिरता जा रहा है। नहीं बेटा शाम का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शाम को मेरी ऑलरेडी सीएस वाले बच्चों की क्लास होती है, तो शाम का नहीं हो सकता। हे प्रभु, हे प्रभु, ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। याशिका मॉड्यूल से कौन पढ़ाता है बेटा, मैं नहीं पढ़ाता मॉड्यूल से, एफएम तेरे को मैंने मॉड्यूल से पढ़ाया है, मॉड्यूल से पढ़ाओ बेटा नलायक। ये बच्चे मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मां, कॉपी हो गया, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो होमवर्क में दे देते हैं, जो कर लेना है ना बेटा। मैं मॉड 2 में पढ़ाता हूं बस, फर्स्ट बेटा सितंबर तक खत्म हो जाएगा। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर, ठीक है बेटा। आइए जी बढ़ते हैं बेटा मेन पार्ट पर, लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है बेटा। आइए प्लीज बेटा, जो हर्षिता ये बात बोले ना उनको बोलो आपने कर ली, आप खुश हो अपने घर पे, चिल मारो, हमें पढ़ने दो, वाई टू डिस्टर्ब अस, सिंपल। आ जाओ, चलिए बेटा आ जाओ बेटा। हाँ अब जरा कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से सुन लेना बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम आपके साथ पहले कर चुके हैं, बट हमें यहां पर उसको दोबारा करना है बेटा, करना है, उसका कोई आंसर तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। देखिए बेटा कैसे है, और कुछ नया पॉइंट भी आएगा, एक तो पुराना कॉन्सेप्ट आएगा प्लस उसी में कुछ नया पॉइंट भी आएगा बेटा। अगला कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। पहले पूरी बात सुनना, ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है इसके बेटा 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा इसके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपके ग्रोथ ही नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ, कांस्टेंट डिविडेंड। जैसे हमारे वॉल्टर भाई ने माना था भाई हम तो कांस्टेंट डिविडेंड बढ़ाएंगे, एक डिविडेंड अमाउंट बताया वो हमेशा फिक्स रहेगा। दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, ये मानता है मेरा ग्रोथ हर साल सेम रहेगा। तीसरा आता है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, ये कहता है भाई साहब हमारा ग्रोथ भी बदलेगा। पहले ये 3 अलग अलग बातें समझ में आ रही है। ये जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं बच्चों गॉर्डन मॉडल। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज योर गॉर्डन मॉडल। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। ये जो वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है इसके अंदर हमें करना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज टू कैलकुलेट। यहां पर हमें वापस से टीवीएम का यूज करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो कि बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, तीनों के तीनों बहुत आसान है। आइए पहले हम एक एक करके बेटा समझते हैं सारी चीजों को। अब हम पहले आपसे बात करते हैं हमारे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमसे क्या कहता है, चलो पहले जीरो ग्रोथ मॉडल ले लेते हैं ना। लेट अस टेक जीरो ग्रोथ मॉडल। अगर मैं सबसे पहले बोलूं मेरा जीरो ग्रोथ मॉडल, तो याद करिए बेटा आपके पास हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में हमने पढ़ा था जीरो ग्रोथ मॉडल में क्या करते थे, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो डी डिवाइडेड बाय पी जीरो। सिंपल बेटा ये कॉन्सेप्ट करते थे। तो इससे इंटरप्रेट करके क्या हो जाएगा, पी जीरो इज इक्वल टू डी बाई के, पी जीरो इज इक्वल टू डी बाई के, बस बन गया बेटा मॉडल, काम खत्म हो गया, यही है बस। अब हम प्राइस निकाल रहे हैं उसी मॉडल से, हो गया काम खत्म बेटा। भाई हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन होगा, डिविडेंड होगा, उसके बेस पर प्राइस निकाल लो, खत्म हो गया बेटा। पहले बात समझे। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, हमने पढ़ा बेटा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमने पढ़ा था बेटा कैसे, हमने पढ़ा था के ई इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो प्लस जी। याद आ गया बेटा पूरा का पूरा लॉजिक, आपको मैंने पूरा लॉजिक बताया था। जी का मतलब रिटेंशन रेशियो, ए का रिटर्न कितना कमाया कितना बचाया एंड सो ऑन, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था। अगर मैं इसको देखूं तो बेटा के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो, तो बेटा पी जीरो की वैल्यू क्या हो गई सर, यहां से मेरे पास अगर मैं पी जीरो निकालूं तो इट विल बी डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अब मैं क्या इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, अब देखो डिविडेंड कैसे निकलता है। डिविडेंड निकालने का एक तरीका है ई, दैट इज अर्निंग पर शेयर इनटू डीपी रेशियो, अर्निंग पर शेयर इनटू डीपी रेशियो। बोलो जी बोलो। यस सर। बेटा डीपी रेशियो कैसे निकलता था डिविडेंड पे आउट, कैन आई से इट इज 100 माइनस रिटेंशन रेशियो। क्या मैं बोल सकता हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100 माइनस रिटेंशन, और मैं अगर उसे डेसिमल में लिखूं तो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, तो ये बन गया बेटा हमारा कॉन्सेप्ट। लो जी, ये बन गया बेटा गॉर्डन मॉडल। बस भाई ने डिविडेंड को स्टाइल में लिखवा दिया, समझ लो, भाई ने डिविडेंड को बस स्टाइल में लिखवा दिया, बात खत्म, इससे ज्यादा इनका दिमाग नहीं चला। अब अगर हम यहां पर बात करें वेयर, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा बता, डिविडेंड पर शेयर सर। फिर हमारे पास डी वन का मतलब क्या हो जाएगा, डी वन का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, या आपको मैंने बोला था नेक्स्ट ईयर का बेसिकली। फिर ई वन का मतलब क्या हो जाएगा, ई वन का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर।
सर उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर एक बी, बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। तो आप जरा सोच कर बताइए 1 माइनस बी क्या हो जाएगा। इट इज बेटा डिविडेंड पे आउट रेशियो, सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई 100 में से अगर आपने रिटेंशन माइनस कर दिया तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। फिर इसके बाद एक नाम आया बेटा के, के हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। सर उसके बाद हमारे पास क्या आया, जी, जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट कैसे निकलता था याद है, इट इज बी इंटू आर। आर क्या होता था सर, रेट ऑफ रिटर्न। तो कैसा लग रहा है आपको पुरानी यादें ताजा करके, बोलो जी, पुरानी यादें बेटा ताजा हो आपकी सारी की सारी एकदम मस्त एकदम। चलिए फटाफट से बेटा इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, क्विकली कॉपी। अच्छा पिछली स्लाइड, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। बेटा परम एक काम कर, तू गुस्से में आ जा, लिखना छोड़ दे, तू लिखना छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ बेटा, तू लिखना छोड़ दे। मतलब हमारा जीवन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, हम ना बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारे बैच का ना कम से कम 20 मिनट का टाइम सेव हो जाएगा अगर तूने लिखना छोड़ दिया तो। सच बता रहा हूँ, तेरे को लग रहा है ना मैं ज्यादा लिखवा रहा हूँ, तेरे को लग रहा है ना मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ, मत लिख, तू लिखना बंद कर दे, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बेटा इको में मैं इसके लिए थोड़ी रुकूंगा, चल रहे चल पगले इसके लिए कौन रुकेगा इको में, भाई बाद में करियो क्लास के बाद, तू तेरे लिए नहीं रुक सकते हम इको में, भाई हम तो पागल हो जाएंगे इको में रुक गए तो। फिर तो मैं ऐसे करके बैठा ही रहूंगा, सोई जाऊंगा, एक झपकी मारी लूंगा क्लास में भी। चलिए कॉपी हो गया बेटा, बेटा प्रभाष आज ही लिख के दे दो बेटा, स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प पेपर घर पे भिजवा दो बेटा लिख के, पहला चैप्टर। अबे पहले जो चल रहा है उसका तो इनको ध्यान, मतलब मैं ये देखता हूं जो पढ़ रहे हैं ना, ऐसे कैसे हम ऐसे कैसे आपके बिना मतलब क्या बोलेगा मैं। हो गया बेटा यहाँ तक, चलिए जल्दी से। नहीं बेटा एक काम करियो ऋतिक बेटा, अकाउंट्स वाले रजिस्टर में इको लिख लियो, ज्यादा ज्यादा टेंशन है तो एफएम और सॉरी एसएम और ईएस वाले रजिस्टर में इको लिखना शुरू कर दियो साथ साथ, एक क्लास उसकी एक क्लास उसकी, मजा आएगा बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार खतरनाक एकदम कतर हो जाएगा तेरा एकदम ना, एकदम कतरी कॉपी बनेगी मतलब। यार ये नालायक ना, कैसे होगा बेटा इनका बच्चों का जीवन कैसे चलेगा मतलब। अबे इधर पढ़ लो आपस में, जो गप्पे मार रहे ना बैठ के, अरे तू बता तू सखे कैसा है, अरे तू सही तू बता, अबे इधर पढ़ लो, पढ़ाई काम आऊगी। ये जो आपस में सका सकी कर रहे हो ना, यहाँ पे पढ़ लो, नालायक लगे आपस में रिश्तेदारी निभाने में सारे। तूने बना ली बेटा स्पर्श, पहले बता तूने रिश्तेदारी बना ली, तेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं सर आपको नहीं पता कि कॉन्सेप्ट ले रिश्तेदारी निभानी नहीं बनाने आए, आपको क्या पता, नालायक। सबसे ज्यादा तो तू लगा हुआ है ना, ये मोहल्ले के चौकीदार की तरह से सबके यार निगाह बना के बैठा, अच्छा इन दोनों का रिश्ता बन रहा है, इनका रिश्ता बन रहा है, मतलब ये तो पहले दूरबीन लगा के बैठा हुआ है दूर से, सर मैं नहीं बना रहा, मैं तो सबको ऑब्जर्व कर रहा हूं, हु इज दिस नालायक। तुम बच्चों का कैसे क्या मतलब क्या करें मतलब, है ना। हाँ हाँ यही तो सबसे शांत बच्ची बेटा राशि, हाँ सब बच्चे एकदम शांत है, मैं ही तो यहाँ पे डाउन हुआ है ना नालायक। हाँ चलिए बेटा कॉपी हो गया, चलो लेटेस्ट स्टार्ट। अब दोस्तों फटाफट से पहले इनके क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, ठीक है, पहले नन्हे मुन्ने से इनके क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर हम अपने आज के आगे के कार्यक्रम पर चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नन्हे मुन्ने क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 कौन करेगा, आप करोगे, हाँ सर आप देखोगे, मैंने कहा मैं देखूंगा। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट, इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज दिस। चलिए एक पार्ट मैं करवा देता हूं, बाकी फटाफट से आप पार्ट करोगे बेटा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आपको याद है इस क्वेश्चन को हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अर्निंग निकालेंगे, देखो याद भी है वो, देखो श्रुति को 6 आएगा बेटा, अर्निंग सबसे पहले निकालेंगे। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ कितना है, 30 लाख का, फिर आप इसमें से माइनस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड 12 लाख का, तो आपके पास बेटा वैल्यू बच जाएगी ईपीएस की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके आ जाएगा ई, तो बेटा ये आ गया आपका ईई 18 लाख का, फिर कितने थे 3 लाख थे, हाँ 3 लाख, तो ये आ गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और आपके पास बचा ईपीएस आ गया सबसे पहले 6 रुपए का। अब मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, प्लीज ध्यान से देख लो। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा ई कितना हो जाएगा, बोलो जी, व्हाट विल बी द ई इन माय फर्स्ट पार्ट। तो बेटा ई हमारा हो गया 6 रुपए, क्योंकि ये हम देंगे अभी, ए हो गया 6 रुपए। उसके बाद हमारे पास ए पार्ट में बोला डिविडेंड कितना बांटना है, 25% डिविडेंड बांटना है, तो बेटा डीपी रेशियो 25% है, इसका मतलब हमारा रिटेंशन कितना होगा बच्चों, हमारा रिटेंशन हो जाएगा 100 माइनस 25 बोले तो 75% इज इक्वल टू 0.75। हमारा ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, इट इज बी इंटू आर, 0.75 इंटू 0.20, तो 0.75 इंटू 0.2, 0.15 का ग्रोथ आ गया। अब दोस्तों अगर मैं यहां से P0 निकालू, कमाए 6 रुपए, उसमें से ये बांट देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास है 16% की, और हमारा ग्रोथ है बेटा 15, तो 6 इंटू 0.25, 1.5 रुपए डिवाइडेड बाई 0.01, ये आता है 150 रुपए। पहले दोस्तों समझ में आया। अब बस आगे के पार्ट में क्या होगा, आपका आर बदल जाएगा और बी बदल जाएगा, जिसकी सॉरी आर तो सेम रहेगा, आपका बी बदल जाएगा, जिस वजह से ये वाला पार्ट और ग्रोथ इन दोनों में चेंज आएगा। तो जल्दी से आप मुझे करके दिखा दीजिए, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट में 50% और 100% लेना है, जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताइए बच्चा।
बेटा अभी बी अपने आप सोचो ना बच्चा, ये हो गया पहले कॉपी। बी का मतलब क्या था बेटा, रिटेंशन रेशो, अभी तो बताया था बच्चा। अभी पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन ओपन कर देता हूं। चलिए बेटा नेक्स्ट करिए प्लीज, जल्दी से इसका सेकंड पार्ट फटाफट से करिए। बी का आंसर आप बच्चे बता रहे हैं 50 रुपए। ओके बेटा सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका बी हो जाएगा 1 माइनस 0.50 बोले तो 0.50, आपका ग्रोथ हो जाएगा 0.50 इंटू 0.20 बोले तो 0.10। अब आप अगर यहां से प्राइस निकालोगे तो अर्निंग कितनी है, अर्निंग थी 6, 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.10, तो 3 डिवाइडेड बाय 0.06 कर लो बेटा, कितना आता है ये आता है बेटा 50 रुपए, काम खत्म हो गया। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट कर सकते हो बेटा, बी वहां पर हो जाएगा 1 माइनस 100 बोले तो 1 यानी कि 0, सारा पैसा आपने रिटेन कर, सॉरी डिविडेंड में बांट दिया, तो ग्रोथ अब क्या हो जाएगी 0, दैट इज 0 इंटू 0.200, तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा 6, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0, तो 6 डिवाइडेड बाय 0.16 आप बता रहे हो 37.50। आई गेस एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस स्टेज बच्चा, यहां तक पहले सबको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा क्या पढ़ा है। नहीं बेटा अमन हम ये मान के चल रहे हैं ये अगली बार की है, ये अर्निंग नेक्स्ट पीरियड की हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, करिए फटाफट से आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से, अपने आप करिए, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, फटाफट कर लो, अपने आप कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, इसमें मेरी कोई रोल ही नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है इसमें, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है फटाफट, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आंसर भी आ गया 50 रुपए, वेरी गुड बेटा, ये जीरो ग्रोथ मॉडल हो गया, 5 रुपए कंपनी डिविडेंड देती है, कॉस्ट 10% है, तो बेटा पी जीरो क्या हो जाएगा, डी बाई के 5/10% यानी कि 50 रुपए, काम खत्म बेटा। कोई डाउट बच्चा यहां तक, हो गया कॉपी हो गया बेटा सबका, भाई जिन्होंने नहीं करा उनका हो गया कॉपी शॉपी डन। चलिए अपने आप करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए फटाफट, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, करो अपने आप। ऐसे क्वेश्चन इनफैक्ट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कर चुके हैं, या तो रिवीजन हो गया, यू कैन से एक बार, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। चलो बच्चे कुछ कुछ आंसर दे रहे हैं बेटा, देखिए बेटा, कहता है कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑफ 10 रुपए ईच, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूं अभी का डिविडेंड कितना, 10 रुपए पर 20% बांटा, तो बेटा 2 रुपए का डिविडेंड बांटा, एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज 2%, तो आपको बेटा जी सीधा सीधा बता दिया बेटा 0.02, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी कैपिटल 15%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया बेटा 15% आपके पास आएगा। अब मैं यहां से D1 निकाल सकता हूं, दैट इज G0 1 प्लस G, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 0.02, इसका मतलब ये हो गया 2.04। अब अगर मैं यहां से कहूं कि मेरा प्राइस कितना, तो दैट वुड बिकम D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, बेटा सिंपल भाषा में बोले तो 2.04 डिवाइडेड बाय KE बेटा कितना है 0.15, ग्रोथ है 0.02, तो दिस बिकम्स 2.04 डिवाइडेड बाय 0.13, आपके पास आंसर आ रहा है बेटा कितना 15.69, मैं मान रहा हूं बेटा ये आंसर आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कुछ थाइंग इसमें चटनी बना दी आपने। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सबको, कॉपी हो गया सबका, ये एक तरह से रिवीजन हो गया बेटा, इसमें कोई नया पॉइंट तो आपने सीखा नहीं है, इट इज जस्ट द काइंड ऑफ रिवीजन व्हिच यू आर डूइंग, इट इज जस्ट द काइंड ऑफ रिवीजन व्हिच यू आर डूइंग फॉर दिस। क्लियर हो गया बेटा, चलो अब आप जल्दी से बेटा मेरे को लो जी 9th वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये भी हमने करा हुआ है, दिस इज आल्सो बीन डन, करिए रिवाइज करिए इसको, सॉरी रिवाइज करो, कंप्लीट करिए बेटा इसको। ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिया, जल्दी से आंसर निकालिए बेटा इसका। भारती करिए 20 आ रहा है आंसर, शिल्पा मैंने कुछ बोला नहीं बेटा, आप बोला है मैंने, कोई 20 कह रहा है, कोई 21 कह रहा है, प्लीज एक बार चेक कर लो बेटा अच्छे से।
चलिए आइए मैं दिखाता हूं बेटा क्या होगा आंसर। देखिए बेटा, कोई बात नहीं राशि बेटा मैं करवा रहा हूं। देखो बेटा क्या कहता है, अ फर्म हैड पेड डिविडेंड एट 2 पर शेयर लास्ट ईयर। तो अगर मैं इसके डेटा के हिसाब से चलूं तो बेटा D0 2 रुपए हो गया सबसे पहले। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5%। हमारे पास जी दे दिया बेटा 5% बोले तो 0.05। अब determine the estimated market price of the equity share if the estimated growth rate of dividend rises to 8%, falls to 3%. Also find out the present market price given that required return of equity is इतना। तो सबसे पहली बात बेटा केई मुझे 15% दे दिया। सबसे पहले बोला सर आप ना करंट मार्केट प्राइस निकालो। बेटा करंट मार्केट प्राइस मतलब P0, ये हो जाएगा D1 KE माइनस G। तो अगर मैं यहां पर देखूं ये हो जाएगा 2 1 प्लस 0.05 0.15 तो 2.10 0.10 बेटा ये 21 रुपए आता है सबसे पहले। तो फिर अगर मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करूं, कहता है भाई अब हमारी ग्रोथ बढ़कर 8% हो गई। नाउ द जी इज 8% सिंपल भाषा में। तो बेटा ये क्या बन जाएगा सर, 2 रुपए था, ये 0.08 ग्रो हो जाएगा 0.15 0.08, तो ये बन जाएगा बेटा 2.16 0.07। तो बताइए बच्चा कितना आता है 30.86। ओके, फिर सेकंड पार्ट में बोलता है अब आपका ग्रोथ कितना हो गया। बेटा हमें सीधा 2 बोला है, 2 का मतलब इतने तक हो गया। अगर बाय बोलता तो मैं ओरिजिनल 5 में इसको प्लस या माइनस करता, एज द केस में ग्रो या राइज, बट आपको सीधा 2 बोला है तो टिल हो गया, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.15 तो ये हो गया बेटा 2.06 डिवाइडेड बाय 0.12। आप बता रहे हो 17.17। क्वेश्चन खत्म बेटा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब राशि मैडम क्लियर हो गया बच्चा? राशि आपको पहले दिक्कत हो रही थी, सब क्लियर होना चाहिए बच्चा। नहीं बेटा D0 का मतलब जो आता है वो लास्ट ईयर का ही होगा, हम तो करंट वाला या फ्यूचर वाले की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। चलिए कॉपी हो गया बच्चा, कर लो जल्दी से कर लो बेटा। अच्छा सीओसी नहीं पढ़ा तो दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, सीओसी पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बट अगर सीओसी नहीं भी पढ़ा, अच्छा हाँ इसमें थोड़ा सा इशू रहेगा, ये वाले टॉपिक में ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है इसमें थोड़ा सीओसी यूज होता है, तो तभी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। कोई नहीं, जब उसको कर लोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन ने बोला था करंट मार्केट प्राइस निकालो अमन, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ लो बेटा, फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस, तभी मैंने निकाला, वरना मैं निकालता टाइम पास तो करूंगा वेला थोड़ी बेटा। चलो हो गया बेटा, यहां तक कॉपी हो गया, डन हो गया। चलो अब आते हैं थोड़े दमदार टॉपिक पर। अब आते हैं बेटा थोड़े दमदार टॉपिक पर। इमरान बच्चे क्या हो गया तेरे को, व्हाट हैपेंड? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा हुआ है तो बेटा उसमें तो ये तो सेम ही चीजें बेटा, इसमें तो कुछ है नहीं ना, इसमें तो बेटा कुछ है नहीं, सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही चल रहा है बेटा। ये सृष्टि बताओ बेटा क्या डाउट है? माइंड ब्लॉक हो रहा है तो बेटा रिफ्रेश कर ले बच्चे, मैं उसको यही कहूंगा बेटा, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को रिफ्रेश नहीं करोगे बेटा तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे ना। ये तो फिर तो ऐसे तो बेटा अब पेपर में जाके माइंड ब्लॉक मत कर लेना बच्चा, पता चले पेपर में जाकर मेरे से नहीं होगा, मेरा माइंड ब्लॉक बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा ना। देखो जब आपका टाइम है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पहले मेरी बात समझ आई, आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा, सीखना तो पड़ेगा, सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मन नहीं करता, इट्स फाइन, कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका भी कैसे टेंशन हो रही है तो क्लास के बाद एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बेटा ये 1.03 बेटा ग्रोथ है ना, अब इस केस में हमारा ग्रोथ 3% हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3% जोड़ दिया, यहाँ पर 8 बोला था 8 जोड़ दिया, करंट पे बेटा 5 था तो 5 जोड़ दिया। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग वाला पॉइंट करते हैं। तो गाइस आर यू रेडी विद मी? चलो ये हो गया बेटा कांस्टेंट ग्रोथ और जीरो ग्रोथ, ये तो निपट गया, ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब आता है मेन थोड़ा सा ट्रबलसम पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। अब ये वेरिएबल ग्रोथ मॉडल बेटा कैसे निकलता है, क्या होता है, आइए जरा थोड़ा सा कांसेप्ट समझते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का पूरा फंडा। ठीक है, हाँ बेटा अगर बाय होता तो माइनस कर देते, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, समझना। अब पहले ना वेरिएबल ग्रोथ के बारे में समझते हैं, क्वेश्चन कहेगा क्या। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। मैं ना आपको एक क्वेश्चन कराऊं या एग्जांपल कराऊं, चलो सीधा मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक है, आप अब मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेना। ठीक है, सो ये साथ साथ आप कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, लिखिए बच्चों। अ कंपनी हैज इक्विटी शेयर of rupees 100 face value. The company is expected to pay dividend of rupees, या ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, कंपनी has paid dividend of rupees, अरे कर लो थोड़ा सा पीछे रहो ना, तुम तो बिल्कुल एकदम वर्ड चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। मैं भी क्वेश्चन बना रहा होता हूं, मेरे को याद थोड़ी होती है, मैं भी बना रहा होता हूं, है ना, मैं भी क्वेश्चन एंड टू एंड बना रहा होता हूं, ताकि दिमाग की कहानी बन रही होती है। तो कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज, लेट्स सपोज 60 रुपीज। द कंपनी इज expected to grow, the company is expected to grow at 9% for 2 years, then by 7% for next 3 years, and by 5% thereafter forever. Company has present price ऑफ रुपीज, जगह छोड़ देना बेटा, इसको बाद में मैप, क्योंकि मेरे को नहीं पता आंसर क्या होगा, तो इसके लिए जगह छोड़ देना, जो भी होगा बाद में फिल इन द ब्लैंक भर लेंगे। ठीक है, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड वेदर इट इज ओवरप्राइस्ड और अंडरप्राइस्ड, एंड स्टेट, यहां पे वर्ड जोड़ लेना बेटा, स्टेट वेदर इट इज ओवरप्राइस्ड और अंडरप्राइस्ड। ठीक है, आंसर बेटा मुझे भी नहीं पता, तो अभी हम करेंगे तो पता चलेगा। अब आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। आई गेस एवरीवन शुड हैव नोटेड बेटा, मैंने बोला था साथ ही कर लेना लगभग, मैं एक आध मिनट रुक गया कि अगर आप एक लाइन पीछे हो तो हो जाएगा। परफेक्ट, चलिए अब दोस्तों यहां पर ना थोड़ा सा मैटर समझना पड़ेगा।
यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने 60 रुपए का डिविडेंड दिया, पेड है। फिर कंपनी 9% ग्रो करेगी 2 साल, 7% 3 साल और 5% देयर आफ्टर फॉरएवर। तो यहां पर आपका वेरिएबल ग्रोथ मॉडल आ गया बेटा। देयर इज अ वेरिएबल ग्रोथ मॉडल इन विच कंपनी इज ग्रोइंग अगेन एंड अगेन अलग अलग तरीकों से। अब आप मुझे बताओ बेटा, अब इस केस में अपन देखो काम कैसे करेंगे। अगर मैं बात बोलूं तो पहले 5 साल का तो डेटा मुझे पता है। मैं 5 क्यों बोल रहा हूं? 5 इसलिए कि 2 साल ये वाले, 3 साल ये वाले, ये तो नंबर ऑफ ईयर्स और मुझे ग्रोथ पता है। बट उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा 5% वाला। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद का मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करूं आपके साथ, तो जरा समझना। ग्राफिकली इट वुड लुक लाइक ये अभी 0 है। फिर उसके बाद हम कहते हैं बेटा ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यहां से यहां तक इट्स अ 9%, 9%। यहां पर इट्स अ 7, 7 एंड 7। और यहां से ऑनवर्ड्स इट्स अ 5%। पहले बेटा ये ग्राफिकली समझ में आ गया आपको मैंने क्या बनाया? देखो ये 5 साल तक। अब मेरे को निकालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट वाज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू वाज सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो बेटा। जितना फ्यूचर में इनकम मिलना है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। दैट वाज इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे ऑल्टरनेटिव निकाला। बट अब यहां पर ग्रोथ अलग अलग हो रही है सर। तो देखो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को प्रेजेंट पर लाना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट पर लाना पड़ेगा, इसको भी प्रेजेंट पर लाऊंगा, इसको भी प्रेजेंट पर लाऊंगा और इसको भी प्रेजेंट पर लाऊंगा। पहले बात समझ में आ गई? अब प्रेजेंट वैल्यू पर लाने के लिए दिस इज पीवीएफ फर्स्ट ईयर का, पीवीएफ सेकंड ईयर का, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थर्ड ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 ईयर। पहले ये 5 साल का डेटा क्लियर हुआ। अभी हम आगे की बात बाद में करेंगे, पहले ये 5 साल। अब अगर मैं इन 5 साल की कैलकुलेशन करूं तो आई वुड से ईयर, फिर यहां पर हो जाएगा बेटा डिविडेंड का अमाउंट, फिर हम लिखेंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कि होगा एट द रेट ऑफ, मैंने बताया नहीं सॉरी, ये भी रह गया। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, ऑनलाइन लिख दो बेटा, इसका क्वेश्चन क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज, लेट्स सपोज कितना ले लें, चलो 10% ले लेते हैं, ठीक है बेटा। लेट्स टेक इट टू बी 10%। तो अपन पीवी फैक्टर जो निकालेंगे वो 10% पर निकालेंगे और उसके बाद हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में हमने लास्ट ईयर 60 रुपए का डिविडेंड बांटा था। 60 रुपए के डिविडेंड पर आपकी ग्रोथ हो जाएगी बेटा 9% की पहले साल। तो अगर मैं ये करूं तो बेटा ये कितना आ जाएगा, दिस बिकम 65.40। सेकंड ईयर में 65.40 पर फिर 9% का ग्रोथ हो जाएगा, दैट विल बिकम 71.29। फिर 71.29 के बाद आपके पास बेटा अगला ग्रोथ कितना हो जाएगा, फिर तीसरे साल 7% का ग्रोथ होना है। तो अगर मैं करूंगा दिस बिकम 76.28। फिर 76.28 अगले साल ग्रो हो जाएगा बेटा 1 प्लस 0.07, कितना हो जाएगा सर, ये होता है 81.62। फिर 81.62 और ग्रो हो जाएगा 81.62, फिर ये 7% ग्रो होके 87.33 बन जाएगा। पहले दोस्तों ये वाला मेथड और बात समझ में आया? अब मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। चलिए कहिए मल्टीप्लाई बेटा, 65.4, 0.909, ये आता है 59.45, 0.826, 71.29, एक बच्चा टोटल करते रहना 58
78.89, 0.751, 76.28, ये आता है बेटा 57.86, 0.683 into 81.62, this is 55.75 and 0.621, 87.33, this is 54.23. Total please 306, ये क्या बेटा क्यों गड़बड़ कर रहे हो? 286.18. पहले दोस्तों यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया? ये तो आसान पार्ट है, यहाँ तक का तो क्लियर होगा बेटा सबको। ये तो इजी पार्ट था पहले 5 साल का। आगे का भी इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ता है बस और कुछ नहीं है। पहले यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं आपको बता दूं ये पेपर में आ चुका है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था ये पेपर में। मैं 2-3 बार से पिछले पेपर से एग्जामिनेशन से बोल रहा हूं ये आएगा आएगा, और अभी एग्जामिनर ने दे भी दिया था। तो जितने बच्चे भी मजे लेने के मूड में बैठे ना वो समझ ले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, फिर बाद में मत रोना ये क्या पढ़ा था ये क्या आ गया। तो इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है कभी। चलो पहले तो इतना हिस्सा समझ में आ गया कि भाई आपके 5 साल का जो ग्रोथ गिवन था उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम आती है बेटा ये वाले की। अब जरा सोच के देखना, यहां पर यहां से लेकर यहां तक क्या मैं बोलूं ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बन गया? सोचो जरा सोचो, यहां से आगे तक का कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बन गया। अब याद करो कांस्टेंट या गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा था? कहते हैं, अब पहले पूरी बात सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो, मेरे पास टाइम भी कम है इसलिए क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनो। गॉर्डन ने ये कहा था, मैं ये मानता हूं फ्यूचर के ईयर्स में, ध्यान से सुनना ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है जहां बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। फ्यूचर के आगे के ईयर्स में मेरा डिविडेंड कांस्टेंट होगा। गॉर्डन ने ये माना, गॉर्डन ने माना फ्यूचर के आगे के ईयर्स में मेरा डिविडेंड कांस्टेंट होगा। तो सर उन्होंने बोला आज मुझे अगर अपना प्राइस निकालना है तो D1 कर लेना। T0 में उन्होंने क्या लिया था? D1 एंड ही गोज ऑन टिल दिस स्टेज। अब मेरा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल स्टार्ट यहां से हो रहा है, यहां से मतलब ये कांस्टेंट मॉडल P5 से स्टार्ट हो रहा है। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल स्टार्ट्स फ्रॉम P5, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब P0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम P5 एंड इट गोज टिल इंफिनिटी। तो जब P0 लेते थे तो यहां पर D1 लेते थे। अब P5 के लिए वी विल टेक D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। पहले ये वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन समझ में आया? भाई मेरा 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स कांस्टेंट है, तो जिस साल पे खड़े होकर आगे का दिख रहा है उसने की ही प्रेजेंट वैल्यू बताएगा ये मुझे। तो यानी कि ये यहां की प्रेजेंट वैल्यू बेटा इस पॉइंट पर बताएगा। इस पॉइंट का मतलब ये P5 पर बताएगा। और जब P0 लेते थे तो D1 आता था, तो P5 पे बेटा D6 आएगा। सिंपल है बेटा। आई होप पहले ये वाला मैटर समझ में आ गया। बोलो जी, अब मेरे को अब ध्यान से सुनना, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। अब बताओ ये कौन से वाले ईयर पर है? ये तो 5th ईयर पर है। मुझे कौन से ईयर पर वैल्यू निकालनी है? इंट्रिंसिक तो आज पर निकालना है, इंट्रिंसिक तो P0 चाहिए। तो मैं अब इसको 0 पर लेकर जाऊंगा पीवी फैक्टर 5 का इस्तेमाल करके। मैं अब इसको 0 पर लेकर जाऊंगा पीवी फैक्टर 5 का इस्तेमाल करके। पहले अब बात समझ में आई है, तो यहां 2 स्टेप चलेंगे। पहले तो गॉर्डन मॉडल लगा P5 तक का, क्योंकि उसके आगे कांस्टेंट हुआ, और फिर P5 से मुझे P0 तक भी आना है तो मुझे पीवी फैक्टर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे 2 तरफा काम करना पड़ेगा। तो अब ये तो क्या निकल कर आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड अप टू 5 इयर्स। बेटा ये 5 साल तक वाला निकल कर आया। अब हम इसके साथ बोले डिविडेंड फॉर 6th ईयर, पहले तो कितना हो जाएगा? तो दैट वुड बिकम D5 into 1 plus G, so that is 87.33। और इसके बाद का जो ग्रोथ है वो 0.05 पर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया 91.697, 91.697। अब मैं कहता हूं प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर 5 ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर 5 एंड ऑनवर्ड्स। अब अपन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कैसे बन जाएगा? सर D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। मैंने लिख भी दिया। ईयर 5 पर खड़े हैं हम। कहां पर खड़े हैं? ईयर 5 पर। बट हम निकाल किसके लिए रही है? ईयर 5 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो अब मैं अगर पहले इसकी कैलकुलेशन करूं, 91.697 कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो चाहिए वो थी 10%, आपका ग्रोथ है 5%। तो 91.697.05 से डिवाइड होकर बेटा ये वैल्यू आएगी 1833.94। पहले बात समझ में आ गई? नाउ देयरफॉर अब मैं यहां पर फाइनल स्टेप लिखूंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब मुझे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए तो मुझे 2 चीजों का ऐड करना पड़ेगा। एक तो स्ट्रेट अवे 286.18 जो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू थे वो आ जाएंगे, साथ साथ 1833.94 इनटू पीवीएफ। बेटा ये या एक काम करते हैं, रुको मैं और थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूं ताकि आपको बाद में और ज्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है, अब मैं अगर इसको बोलूं यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर 5 एंड ऑनवर्ड्स, अब ये क्या निकल जाएगा? सर दिस वुड बी 1833.94 इनटू पीवीएफ 10%, 5। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है जो मैंने बताया, तो दिस वुड बिकम 1833.94 इनटू ये है बच्चा 0.621। तो अब आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है? ये आता है 1138.88, राइट? तो यानी कि अगर मैं बोलूं देयरफॉर इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे पास बेटा कितनी आ जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक तो हो जाएगा 286.18 और साथ साथ 1138.88 और जुड़ जाएगा। सो दिस बिकम्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर हम इसको टोटल कर दें सो दिस बिकम्स 1425.06। पहले बच्चा बात समझ में आई है? एवरीवन गॉट इट? पहले तो बेटा यहां तक क्या हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो पेपर में जब आया था मैंने 5 लिया, उन्होंने शायद 2 या 3 लिए थे और 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था। तो उन्होंने 5 नंबर का दिया था, जैसे मैंने यहाँ 5 बार कैलकुलेशन करवाई, उन्होंने 2 या 3 बार करवाई और उसके आगे कांस्टेंट कर दिया, जैसा भी पेपर में था। पहले ये बात समझ में आ गई? अभी रुको, खत्म नहीं हुआ। नाउ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू हैज टू बी कंपेयर्ड विद द करंट प्राइस। अब करंट प्राइस बेटा मान लेते हैं हमारे पास 1500 का, एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया, मैंने कहा था फिर इन द लाइन छोड़ देंगे। अब यानी कि अगर हम इसको देखें भाई, इस शेयर से जो फ्यूचर में इनकम जनरेट होनी है उन्हें सबकी आज की वैल्यू 1425 रुपए है। मतलब अगर मैं आज इसको खरीदूंगा तो मुझे इससे 1425 रुपए के बराबर का फायदा मिलेगा आज की टर्म्स में इन फ्यूचर। जबकि ये कितने पर चल रहा है? तो अगर हम यहां पर बात करें करंट प्राइस,
तो बेटा करंट प्राइस इज 1500, तो बेटा हम यहां पर लिख देंगे सिंस हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 1425.06 इज लेस देन द करंट प्राइस, या करंट प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज ओवर प्राइस्ड। बेटा ये हमारा ओवर प्राइस्ड कैटेगरी में चला गया, क्योंकि भाई इससे फायदा कम मिल रहा है जबकि पैसे मुझसे ज्यादा लग रहे हैं, तो मेरे लिए तो नुकसान वाला सौदा है। या दूसरी भाषा में बोले, अपन बोल देंगे नॉट रिकमेंडेड टू बाय। कई बार बेटा आपसे पूछ लिया जाता है बाय करें या सेल, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है बाय सेल, तो अपन क्या लिख देंगे, नॉट रिकमेंडेड टू बाय। पहले दोस्तों, अब पहले पूरा मुद्दा समझ में आ गया। अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाना चाहिए, ये पेपर में आया था। आप बच्चों को लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन, बेटा इतना बड़ा नहीं है, ये मैंने करा है, मैंने समझाया है, आपने समझा है, इसलिए बहुत टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन मुश्किल से 5-7 मिनट में निपट जाएगा, इससे ज्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। मतलब 5 मिनट और हायर साइड में बोल रहा हूं, 5-7 मिनट ले लोगे, 8 मिनट में आराम से हो जाएगा, इससे ज्यादा इसमें समय लगना नहीं है। पर ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में एग्जामिनर ने दिया, तो या तो अवॉइड बाय। पहले दोस्तों ये वाला मुद्दा और मेथड अच्छे से क्लियर हो गया वेरिएबल ग्रोथ का। मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में पूछ लिया जाता है, सो यू शुड बी क्लियर विद द वेरिएबल ग्रोथ, कि कैसे कैसे हमारा वेरिएबल ग्रोथ होता है। बेटा पहले वाले 5 साल का जोड़ेगा नहीं, पहले वाले 5 साल का भी तो जोड़ेगा ना, वो तो उसके बाद क्या, तो पहले वाले 5 साल का भी तो जोड़ेगा, ले लूंगा वो मैंने कुछ डायग्राम से बताया, तो डायग्राम को देख ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो अब पहले बात बेटा ईशा मैडम, अभी मैंने ना 3 बार आपके कमेंट देखकर मैंने 3 बार ये बात रिपीट कर दी, 3 बार ये बात रिपीट कर दी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, फिर वहीं पे आ गई है। बेटा फ्यूचर में जो पैसा मिलना है, जो इनकम मिलनी है, उन सबको आज की टर्म्स में देखें तो क्या मिलेगा, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी तो बताया बच्चा, 4 बार ये कांसेप्ट रिपीट करा ओवर प्रेजेंट प्राइस के टाइम पर। चलिए आइए पहले अब यहां तक सबको क्लियर बच्चा, एवरीवन इज क्लियर। चलो अब सर अब आता है अगला पड़ाव, ये क्वेश्चन नंबर जो 10th है बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका बेटा होमवर्क है, ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया, दैट इज वेरिएबल ग्रोथ रेट वाला, समझ गए। ये मैंने एक आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक मैंने अभी आपको करवा दिया कि भाई आपको पता चल जाए, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आपके मन में नहीं आ रहा ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसा मन में विचार आ रहा होगा, आना भी चाहिए, तो इसी खुशी में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क है। मुझे पता है बेटा दिल से आप मुझे बहुत सारी दुआएं दोगे, है ना, बीप बीप करके मुझे बहुत सारी दुआएं देने वाले हो, मुझे पता है, बट बेटा मेरे को एक बात पता है, ये होमवर्क की मेहनत है जिसकी वजह से सारा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और पेपर एकदम सॉलिड होता है ना, तो ये जो कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। अब क्या, कल मिलेंगे सुबह 9:45, इस चैप्टर को बेटा अंतिम विदाई देंगे, और अगर समय मिला तो नया चैप्टर करेंगे, वरना नहीं करेंगे नया चैप्टर, कोई बात नहीं। तो पहले इस चैप्टर को बेटा अंतिम विदाई देंगे, होमवर्क बेटा परसों चेक करेंगे, होमवर्क बेटा परसों चेक करेंगे, कल नहीं करेंगे क्योंकि आई नो कल सुबह क्लास है, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय बाय। आज मैं इंस्टाग्राम पे मीम डालने वाला हूं, तो बच्चा भेजा था मुझे, तो अभी मैं मीम डालूंगा थोड़ी देर में, देख लेना आराम से जाकर, है ना विनोद, देख लेना, ठीक है। चलो विनोद देख रहा है ना, तो ये बच्चे आते नहीं है, हाँ चलो अब मैं आपसे मिलता हूं कल सुबह 9:45, मेक श्योर आप जरूर कल की क्लास में जरूर आना। बाय बाय।